गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 11 में अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में नदियों के बहाव के बारे में हमने अध्ययन किया है। दो अपवाह तंत्र, हिमालय का और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का अपवाह तंत्र जो है वो हमने पूर्ण कर लिया। इसके साथ ही साथ राजस्थान के या पश्चिमी राजस्थान या ऐसा कर सकते हैं कि पश्चिमी भारत का जो मोस्टली हिस्सा है उसके अंतर्गत जो नदी का सबसे बड़ा प्रवाह लुनी नदी का प्रवाह तंत्र है उसका भी अध्ययन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया। आज हम करेंगे लघु नदी तंत्र, यानी जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के अलावा भी कुछ छोटी नदियां भी हैं जो अपना प्रवाह करती हैं और अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं, अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। तो उसी के संदर्भ में थोड़ा सा इसमें अध्ययन कर लेते हैं छोटी नदियों के बारे में। ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहने वाली है, यानी अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी छोटी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर क्या करते हैं कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहते हैं या बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नदी प्रवाह की जो नदी जल की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का अध्ययन करते हुए हिमालय की और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनकी तुलनाओं का उनकी तुलना करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कि अरब सागर की जो नदियां हैं जो लघु नदी तंत्र है, इस लघु नदी तंत्र का सीधा सा संबंध है कि उनका जलमार्ग छोटा है। छोटा होने का तात्पर्य ये हो गया कि जो तटीय हिस्सा है वो ज्यादा विस्तृत नहीं है। पश्चिमी जो भारत का हिस्सा है या पश्चिमी भारत का जो हिस्सा है अरब सागर के तटीय क्षेत्र का, उस अरब सागर के तटीय क्षेत्र का जो तटीय हिस्सा है वो छोटा है। इसका मतलब है कि वहां से निकलने वाली नदियां थोड़ा सा मार्ग प्रवाहित होने के बाद में सागर में विलीन हो जाती है। इसका मतलब कि उनका जलमार्ग जो है वो क्या है, छोटा है। जैसा एक मानचित्र की दृष्टि से अगर देखें तो हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे उन भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से अगर बात करें तो हमने जो प्रायद्वीपीय हिस्सा बांटा था वो इस तरीके से ये अब ये हिस्सा इसमें खाली क्यों रखा है, ये क्या समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये क्या है समुद्र तटीय क्षेत्र है। ये पहाड़ी हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो यहाँ का तटीय क्षेत्र जो है यानी यहाँ से जो नदी है उसका भाग क्षेत्र लंबा होगा वो बता है। और यहाँ से निकलने वाली नदियां तुरंत यहाँ से निकलती है और अरब सागर में क्या होती है, गिर जाती है। इसका मतलब है कि इनका जलमार्ग जो है वो क्या है, छोटा है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो भी नदियां हैं, लघु नदियां हैं या छोटी नदियां हैं, उन छोटी नदियों का जलमार्ग क्या है, छोटा है। तो यहीं से निकलती है और इन क्षेत्रों में क्या करती है आकर, क्योंकि इनका जो इस पश्चिमी घाट का जो तटीय क्षेत्र है वो क्या है, संकरा है, और पूर्वी घाट का जो तटीय क्षेत्र है वो क्या है, विस्तृत है। ठीक है ना। तो ये इस क्षेत्र से यहाँ आकर नदी का प्रवाह होता है, लेकिन ये पर्वतीय हिस्से से निकलती है और तुरंत ही थोड़े देर बहने के बाद में, कुछ किलोमीटर बहने के बाद में, कुछ सैकड़ों किलोमीटर बहने के बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है। इसका सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ये इनका जलमार्ग क्या है, छोटा है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि बरसाती नदियां हैं। दूसरा सिस्टम इसका क्या है कि बरसाती नदियां बरसात के दौरान इनके अंदर जल की आवक क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये जब अपने बारे में पहले रहती थी और उनका प्रवाह कब ज्यादा होता है, जब वर्षा होती है। तो वर्षा काल के दौरान जब दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं इस तटीय क्षेत्र से टकराती हैं, इनके क्षेत्रों के अंतर्गत इन नदियों में जल की आवक क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण इनका बहाव ज्यादा हो जाता है। अन्यथा सामान्य स्थिति के अंतर्गत इनका बहाव कम रहता है या बहुत कम रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इनका जलमार्ग छोटा है। फिर ये इतनी नदियां हैं जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो इसमें महाराष्ट्र की जिले की जो शेख रूनी जी जो नदी है वो अमरावती जिले से निकलती है और कहां से निकलती है, दल का हवा से। अमरावती जिले के दल का हवा से एक लघु नदी निकलती है, वो है
नदी थी जो अपने पश्चिमी ढाल से निकलने के बाद, पश्चिमी ढाल के क्षेत्र से निकलने के बाद अरब सागर में गिरती है। ठीक है, उसके बाद में भद्रा नदी है। ठीक है ना, तो भद्रा नदी राजकोट जिले से, राजकोट से निकलती है। राजकोट के कहां से? अनियाली से। तो अनियाली गांव जो है उस क्षेत्र से भद्रा नदी निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ढांढर नदी जो पंचमहल जिले की घंटार क्षेत्र से निकलती है या घंटार गांव से निकलती है। गुजरात की जो साबरमती और माही नदियां जो है, जो छोटी नदियों में आती है, नर्मदा और ताप्ती बड़ी नदियों में अंतर्गत आती है, लेकिन गुजरात की साबरमती और माही नदियां जो प्रमुख नदियां हैं गुजरात की, उन प्रमुख नदियों के अलावा जो नदियां हैं उनमें दो नदियां आती है, साबरमती और माही। ये दोनों नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल डालती है। उसके बाद में नासिक जिले महाराष्ट्र में, जिले से वेतरना नदी त्रिमुख गांव से निकलती है। त्रिमुख क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वेतरना। तो वेतरना नदी जो है वो महाराष्ट्र जिले के, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्रिमंत से निकलती है वेतरना नदी। ये भी छोटी नदी है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। कालिंदी नदी बेलगाम कर्नाटक के क्षेत्र में है, कालिंदी नदी गिरती है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। जो शरावती नदी है, ये शरावती नदी जो है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। वहीं गोवा की दो नदियां हैं, मांडवी और ज्वारी। मांडवी और ज्वारी छोटी नदियां हैं और ये भी अपने पश्चिमी ढाल से निकलने के बाद, पश्चिमी क्षेत्र से निकलने के बाद में और अरब सागर में अपना जल डालती है, छोटी नदियां हैं। उसी के बाद में केरल, तो केरल की तीन नदियां हैं जिसमें भरतपुझा जो है, भरतपुझा ये केरल की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी मानते हैं, भाव क्षेत्र की दृष्टि से भी और लंबाई की दृष्टि से भी। तो केरल जो है उसकी भरतपुझा जो है वो सबसे बड़ी नदी है। दूसरी जो बड़ी नदी है वो है पेरियार। दूसरी जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? पेरियार नदी है। और पेरियार की दृष्टि में देखें तो दो नदी की शाखा जाती है पेरियार की, एक उत्तरी पेरियार और दक्षिणी पेरियार। तो पेरियार जो है वो दूसरी बड़ी नदी है। उसके बाद में पंबा नदी तीसरी जो है वो कौन सी नदी है? पंबा नदी जो है वो लघु श्रेणी के अंतर्गत पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ये लघु नदी तंत्र जो है जो पश्चिम की ओर बहता है और पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में क्या होता है? गिरता है। उसी के संदर्भ में अगर आप देखें तो पूर्व की ओर या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो लघु नदी तंत्र की नदियां हैं उनमें कौन कौन सी है? स्वर्णरेखा है, बेतरणी है, ब्राह्मणी है, वंशाधारा है, पेनर है, पलारा है, वेगाई है। तो ये कुछ नदियां हैं, छोटी नदियां हैं जो अपने मुख्य सहायक नदियों के साथ मिलती हुई और फिर वहां से विलग होकर एक छोटी धारा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं? गिरती है। तो ये कुछ नदियां हैं, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पूछ लेते हैं कि जैसे भद्रा नदी है वो कौन से जिले से निकलती है, सरस्वती नदी है वो कौन से जिले से निकलती है ना। कर्नाटक की प्रमुख नदी जो शिमोगा से निकलती है वो कौन से? शरावती है। गोवा की दो प्रमुख छोटी नदियों के नाम लिखिए। इस तरीके से इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम इस संदर्भ में इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना निश्चित समझते हैं कि ये जानकारी भी हमारे को ही चाहिए। उसके बाद में दूसरा जो आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है इस अपवाद तंत्र में, उसके संदर्भ में बात करते हैं कि वो नदी के बहाव की दृष्टि को मानते हैं कि साल भर नदी बहती है तो उसकी क्या सिस्टम होता है? प्रवृत्ति, ठीक है ना। नदी प्रवाह प्रवृत्ति टेंडेंसी, रिवर टेंडेंसी, फ्लो, रिवर फ्लो टेंडेंसी कैसी है उसकी? रिवर फ्लो टेंडेंसी का मतलब है कि प्रवाह की प्रवृत्ति का मतलब कि हम दिन भर क्या कार्य करते हैं, हमारी क्या प्रवृत्ति है। बोलते हैं ना कि हमारी क्या प्रवृत्ति है, ठीक है, हम किन प्रवृत्तियों के अधीन काम करते हैं। तो हमारी दिन भर की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारी प्रवृत्ति बोलते हैं कि ये इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ नदी के प्रवाह की प्रवृत्ति है। अब प्रवाह का तात्पर्य ये आता है कि भारत के अंदर बहुत सी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी का प्रवाह है,
ठीक है ना। आपकी यमुना नदी का प्रवाह है, जितनी भी हमने नदियां पढ़ी है, प्रवाह का तात्पर्य होता है नदी अपने उद्गम स्थल से जल को लेते हुए समुद्र तक, यानी ढाल के अनुसार समुद्र तक के जो यात्रा करती है, उस यात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। उस जल के बहाव को हम क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। अब ये बहाव की प्रवृत्ति क्या कहती है? अब प्रवृत्ति का जो संदर्भ लिया जाता है, वो संदर्भ लिया जाता है किसके अंतर्गत? वर्ष पर्यंत। इसके संदर्भ में लिया जाता है वर्ष पर्यंत, यानी साल भर उसको बोलते हैं। वर्ष भर बोल दो, साल भर बोल दो, है ना। तो उनके संदर्भ में इसकी प्रवृत्ति को देखा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो साल भर बहती है, यानी अब नदी अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर और समुद्र में अपने जल विसर्जन तक के प्रवाह मार्ग की प्रक्रिया जो साल भर अपने जल का प्रवाह करती है, उस प्रक्रिया को या उस प्रवृत्ति को कहते हैं नदी प्रवाह प्रवृत्ति। यानी वर्ष पर्यंत नदी के द्वारा जल का प्रवाह किए जाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? नदी प्रवाह प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके संदर्भ में भी हम दो बात देखते हैं। एक हिमालय की नदियों की जो प्रवाह प्रवृत्ति है, और एक प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी प्रवृत्ति है। वे दो ही अपवाद होता है। हमने जो पढ़ा वो अपवाद में कितने मान दो, एक हिमालय का अपवाद आता है और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाद आता है। तो उस नदी प्रवाह मात्र के रूप में अगर आप देखें तो दो ही प्रवाह प्रवृत्ति दोनों स्तर पर पह जाएंगे। तो देखिए, और नदी प्रवाह की व्यवस्था क्या होती है? साल भर। अब इसमें पहला देखते हैं हम नदी प्रवृत्ति में हिमालय की नदियों का संबंध। अब देखिए कि हिमालय की नदियों को जो जल प्राप्त होता है वो होता है बर्फ या हिम के पिघलने से। अब बर्फ और हिम पिघलने से निश्चित रूप से इनको लगातार क्या रहता है? लगातार जल की आपूर्ति होती है। लगातार जल की आपूर्ति के लिए साल भर रह रही है, इसलिए इसको कौन सी बोलते हैं? बारहमासी नदियां। कौन सी नदियां बोलते हैं इनको? बारहमासी नदियों के रूप में हम इनको मानते हैं कि बारहमासी नदियां हैं। ठीक है ना। तो हिमालय की नदियां जो है उनको जो जल प्राप्त होता है वो जल प्राप्त होता है हिम या बर्फ के पिघलने से। हिमालय क्षेत्र के जो हिम क्षेत्र है या बर्फ के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से वो जब बर्फ या हिम पिघलती है, पिघलने के बाद में जब उसका रूप परिवर्तित होकर तरल अवस्था में आता है, यानी जल में बदलता है, और जल जो है वो ढाल के अनुसार अपने घाटी क्षेत्रों में से प्रवाहित होकर आगे बढ़ता है। और उन घाटी क्षेत्रों में जिस घाटी क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता है, उन नदियों के अंतर्गत जल की आवक होती है वो साल भर क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो ये माना जाता है कि हिमालय की नदियों की जो नदी प्रवाह तंत्र है वो बारहमासी है, यानी साल भर बहने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है हिमालय की नदियों की। समझ आया कि हिमालय की नदियों का प्रवाह जो है उनके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो नदियां साल भर बहती हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रवाह की प्रवृत्ति क्या है, तो एक प्रवृत्ति है कि साल भर बहती है। उन नदियों की प्रवृत्ति है कि वो साल भर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि बर्फ और हिम का जो पिघला हुआ जल है वो जल इन नदियों को लगातार रहता है। इसके संदर्भ में अगर दूसरी बात देखें हम प्रायद्वीपीय भारत की बात, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अगर इनकी बात करें तो इनको जो जल प्राप्त होता है वो बर्फ के पिघलने से नहीं होता। इनको बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त नहीं होता। तो इनको जल प्राप्त कब होता है? इन नदियों के जल प्राप्त होता है वर्षा काल के दौरान। किसके दौरान होता है? वर्षा काल के दौरान। थोड़ा सा देख लेना कि इन नदियों का जब जल बहता है तो उसकी क्या प्रवृत्ति है। तो हिमालय का नदियों का जब जल बहता है तो साल भर बहता है। क्यों बहता है? उनको साल भर जल मिलता रहता है। जब साल भर जल मिलेगा तो नदियों में साल भर प्रवाह रहेगा। तो उन
की प्रवाह प्रवृत्ति साल भर पाई जाती है। समझ आया? और नदी प्रवाह प्रवृत्ति किसको कहते हैं कि साल भर किसी नदी के अंतर्गत जब जल का प्रवाह रहता है उसको हम बोलते हैं नदी प्रवाह। किसी में साल भर रहता है, किसी में नहीं रहता। तो हिमालय की अधिकांश नदियां जो है उनके अंतर्गत 12 मासी नदियों की प्रवृत्ति पाई जाती है, साल भर उनमें जल के प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ये स्थिति जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है उनको जल बर्फ के पिघलने से नहीं प्राप्त होता, बल्कि वर्षा काल के दौरान उनको जल प्राप्त होता है। अब वर्षा काल के दौरान प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से इसको हम क्या बोल सकते हैं, बरसाती नदियां बोल सकते हैं। अब बरसात का संबंध ऋतु से है तो ऋतु की नदियां बोल सकते हैं। अब ऋतु को हम कहते हैं मौसम, जिसको मौसमी नदियां कह सकते हैं। वे बरसाती नदियां हैं, बरसात का संबंधित तो ऋतु से संबंधित नदियां होगी, ऋतु के अनुसार बहने वाली नदियां होगी, या इनको कह सकते हैं कि मौसमी नदियां हैं। मौसम के अनुसार नदियों में जल का प्रवाह होता है, यानी उनकी प्रवृत्ति ऐसी पाई जाती है कि वर्षा काल के दौरान जब वर्षा से जल की आवक उन नदियों में ज्यादा होती है तो दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनमें प्रवाह प्रवृत्ति वर्षा काल के दौरान तो ज्यादा होती है, लेकिन जो वर्षा काल का स्वरूप चला जाता है या वर्षा काल जो हट जाता है उसके बाद में जब जल की आवक नहीं होती है तो इनमें प्रवाह की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है। यानी जो साल भर प्रवाह का हिमालय के नदियां तो साल भर प्रवाह निरंतर चलता रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि वर्षा के काल के दौरान इनमें प्रवाह की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन निश्चित रूप से इनमें जो प्रवाह होता है वो लगातार होता रहता है, इसलिए इनको 12 मासी नदियां कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो वर्षा काल के दौरान पर आधारित है, इसलिए उनको मौसमी नदियां, बरसाती नदियों के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से इनमें 12 महीने तक प्रवाह नहीं होता, या प्रवाह होता है तो इनमें जल की जो है वो आवक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी वर्षा काल के दौरान तो इनका प्रवाह ज्यादा होता है और वर्षा काल का दौरान काल नहीं होता है, उसके बाद में इनका प्रवाह क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हिमालय की नदियों की प्रवृत्ति ये पाई जाती है कि ये 12 महीने तक लगातार बहती रहती है। तो साल भर नदी के अंदर जल का प्रवाह होता रहे, इसी को कहते हैं नदी प्रवाह तंत्र। तो भारत के अपवाह तंत्र में 2 प्रकार की नदी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक वह नदी प्रवाह प्रवृत्ति जिसमें साल भर नदियां बहती है, तो हिमालय की नदियों का प्रवाह प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो साल भर पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो वर्षा काल के दौरान ज्यादा पाई जाती है। तो ये चीजें इस अंतर्गत आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि नदी का जल जो होता है वो समुद्रों में क्या होता है, जाकर विसर्जन होता है, और समय के अनुसार उसके आयतन का माप भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत इसका जो माप होता है उस माप का भी अध्ययन हम करते हैं। अब हम 2-3 चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, एक अध्ययन करते हैं, इसका मैं अभी बताया जाऊंगा आपको। नदी जब अपना जल पर्वतीय में समुद्री क्षेत्र में डालती है तो उसको हम बोलते हैं जल विसर्जन। क्या बोलते हैं, जल विसर्जन करना, जल का समुद्रों के अंदर जल को जो है वो डालना, उसको कहते हैं जल का विसर्जन करना। और उसके आयतन के माप को हम आयतन माप के अनुसार अगर हम देखें तो कितनी नदियां जो है वो कितना जल जो है वो अपने समयानुसार जल की आवक के अनुसार कौन कौन सी नदियां कितना कितना जल जो है वो समुद्र में डालती है, इस स्तर पर डालती है। लेकिन इनको आयतन का जो माप होता है इनको 2 तरीके से मापते हैं। एक मापते हैं क्यूसेक्स से, एक मापते हैं क्यूसेक्स, एक इकाई है नदी के जल को समुद्र में डालने के संदर्भ में। ठीक है, और दूसरी जो है वो इकाई है क्यूमैक्स। कौन सी है, क्यूमैक्स। ठीक है ना, तो ये जल डालने की 2 इकाइयां हैं जल विसर्जन, इसका आयतन में माप है। हम इनको समझने की बात करें तो क्यूसेक्स जो है, क्यूसेक्स जो है वो है
क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। इसकी इकाई क्या है? क्यूबिक फीट। फीट का क्यूब, फीट का क्यूब क्या होता है? 3 क्यूब की जो इकाई होती है घन, ठीक है ना। तो एक तरह से घन फीट प्रति सेकंड, घन फीट प्रति सेकंड। तो घन फीट प्रति सेकंड के तो फुट के अनुसार घन के हिसाब से कि घन फीट जो प्रति सेकंड के अंदर जल जो है वो नदी जो होती है वो समुद्र में डाल रही है, ये आयतन होता है। दूसरा जो है क्यूमेक्स, तो जो क्यूमेक्स है ये है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 1 मीटर, 1 घन मीटर जल जो है वो प्रति सेकंड जो है नदी जो है वो समुद्र में डालती है। तो ये इनकी विसर्जन की स्थिति रहती है, ठीक है ना। तो विसर्जन को आयतन के अनुसार अगर हम देखें तो आयतन क्या आएगा? क्यूब है, ठीक है ना। तो क्यूब के अंदर 1 फुट क्यूब जो है उसमें जितना जल जाता है प्रति सेकंड वो नदियां जो है वो अपना जल जो है वो समुद्र में विसर्जित करती है। दूसरा क्यूमेक्स में भी इसको नापते हैं, तो क्यूमेक्स में आ रहा है कि 1 घन मीटर जल जो है वो प्रति सेकंड नदियां जो है वो समुद्र में डालती है, ठीक है। इसके संदर्भ में थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हमारे 2 नदी तंत्र है। कौन से नदी तंत्र है? 2 नदी तंत्र है, एक हिमालय का और एक प्रायद्वीप का, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिए कि इनमें जल जो है वो 12 महीने तक मिलता है और ये बरसात के दौरान। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीना जो होता है, उस महीने में समुद्रों में जल की आवक क्या होती है? कम होती है। क्योंकि जल जो होता है, क्योंकि सर्दी पड़ने से समुद्र की हिमालय क्षेत्र के अंदर जो बर्फ है उसका पिघलाव भी कम हो जाता है। दूसरा है वर्षा का काल भी नहीं रहता, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर जो होता है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उसमें सबसे ज्यादा जो जल है वो जल चाहे गंगा नदी द्रोणी तंत्र हो चाहे नर्मदा द्रोणी तंत्र हो, कैसा भी हो, वो सारे के सारे जब जुलाई अगस्त और सितंबर में वर्षा काल का समय होता है उस दौरान इन नदियों में हिम पिघलने के साथ साथ वर्षा जल की आवक भी ज्यादा हो जाती है, तो और अधिक मात्रा में समुद्र में अपना जल क्या करती है? विसर्जित करती है। और उसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रायद्वीप भारतीय नदियां भी वर्षा काल के दौरान यानी जनवरी फरवरी मार्च तक तो इनका जल कम रहता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में इनमें जल की आवक ज्यादा हो जाती है और समुद्र में जल ज्यादा विसर्जित करते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर इनमें जल में क्या आती रहती है? कमी आती रहती है। तो इस तरीके से इनके जल के विसर्जन में इनके आयतन में क्या आती रहती है? कमी आती रहती है। और इसको किसके आधार पर मापते हैं हम? इसका मापन जो रहता है, आयतन का मापन रहता है, वो क्यूसेक्स और क्यूमैक्स के अनुसार निर्धारित करते हैं। तो ये भी है कि इन नदी तंत्रों के माध्यम से जल जो है उसका विसर्जन होता है। तो ये मान के चले कि जुलाई अगस्त सितंबर में वर्षा काल के दौरान भारत की अधिकांश नदियों का जल जो है वो समुद्र में ज्यादा विसर्जित होता है। और जून जुलाई आप कह सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना रहता है या अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना रहता है, इस समय वर्षा काल की स्थिति क्या रहती है? थोड़ी कमजोर रहती है। तो वर्षा का जल जो होता है वो उसका विसर्जन समुद्रों में कम होता है। अब बात करते हैं प्रायद्वीप भारत और हिमालय की जो नदियां हैं, इन नदी तंत्रों की आपस में तुलना, इनकी तुलना करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ सकते हैं आपसे। भारत के हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारतीय नदियों की आपस में क्या कीजिए? तुलना कीजिए। तो पहले तुलना लेकर जो पॉइंट आता है इसका आता है उद्गम। तो हिमालय की नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो हिमालय का हिम से ढका क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हिम से ढका वो क्षेत्र है, वहां से हिमालय की क्या आती है? नदियां आती है। ये हिमालय की नदियां है और ये प्रायद्वीप भारत की, ठीक है। तो इन नदियों का, हिमालय की नदियों का जो उद्गम होता है वो हिमालय क्षेत्र के हिम से
हिमालय क्षेत्र से, यानी हिम के पिघलने से इन नदियों की उत्पत्ति होती है। तो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनका जो उद्गम होता है वो हिमालय के हिम क्षेत्रों से होता है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अगर उद्गम देखें तो प्रायद्वीपीय भारत जो पठारी हिस्सा है, तो पठार के जो पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से इसका उद्गम होता है नदियों का। और जो प्रायद्वीपीय पठार की मध्य भूमि है, जो उच्च भूमि है, हमने एक डायग्राम बना के आपको बताया हुआ है मध्य उच्च भूमि, तो मध्य उच्च भूमि के क्षेत्र से इन नदियों का उद्गम, जैसे चंबल है, केर है, बेतवा है, सोन है, ठीक है ना। इन नदियों का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? मध्य उच्च भूमि से होता है। वही अगर बात करें प्रवाह की प्रवृत्ति, जो अभी हमने समझी थी प्रवाह की प्रवृत्ति, उसी के संदर्भ में कि नदियों का प्रवाह कब होता है। देखिए ये नदियां 12 मास है, क्योंकि हिमालय से लगातार इनको भी पिघलकर मिलती है, इसलिए 12 महीने की नदियां बहती हैं। ये नदियां मौसमी है। मौसमी का मतलब ये हो गया कि बरसात के दौरान, बरसात काल में इन नदियों में प्रवाह ज्यादा हो जाता है, और वर्षा काल जब नहीं होता तो इनमें प्रवाह जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो ये बरसात के ऊपर रहकर इनका प्रवाह, इनकी प्रवाह प्रवृत्ति 12 महीने नहीं होती है। बरसात काल में इनकी प्रवाह ज्यादा हो जाती है, जबकि हिमालय की नदियां जो है वो लगातार इनके पिघले हुए जल मिलने से 12 मास होती है। अपवाह का प्रकार क्या होती है? पूर्ववर्ती नदियां हैं, अनुवर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती जो नदियां होती हैं, देखिए ये जो भारत का स्वरूप बना था, ये जो हिमालय पर्वत बना था, इस हिमालय पर्वत से पहले भी इस क्षेत्र के अंतर्गत से नदियां बहती थी, ठीक है ना। इन नदियां बहती थी, और हिमालय होने के बाद में भी एक बार से नदियां बह रही। मेरी बात कहने का समझना है कि वे नदियां जो हिमालय के बनने से पहले बहती थी, पूर्ववर्ती नदियां हैं, और वे नदियां जो हिमालय के बनने के बाद में अपने मार्ग को हिमालय की व्यवस्था के अनुसार बदल दिया, वो कहलाती है अनुवर्ती नदियां। यानी हिमालय के ढाल के अनुसार से पहले जो नदियां बहती थी, हिमालय के बढ़ने से उनके ढाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन नदियों को बोलते हैं हम पूर्ववर्ती नदियां। और हिमालय के बनने के बाद में हिमालय क्षेत्र से बनने वाली नदियां, यानी हिमालय के ढाल के अनुसार बहने वाली नदियां, और हिमालय के बनने से जो पूर्ववर्ती नदियां उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया, तो ऐसी नदियों को बोलते हैं अनुवर्ती नदियां। तो प्रवाह का प्रकार कैसा पाया जाता है? नदियां पूर्ववर्ती भी है और अनुवर्ती भी। और मैदानों में आने के बाद में जब मैदानों में नदी आती है मैदानी क्षेत्र में, तो समतल ढाल होने के कारण ये कई शाखाओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तो ऐसे करने से ऐसा लगता है जैसे वृक्ष की शाखाएं हो, वृक्षाकार, वृक्ष की जड़ भी हो सकती है, जड़ का जो रूप होता है, जैसे नदी बह रही है, शाखाएं हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से जो शाखाएं निश्चित होती है, निर्मित होती है, तो देखो इसको हम वृक्षाकार कह सकते हैं, वृक्ष की जड़ों के ऐसा कह सकते हैं, इसको ध्रुवाकार कह सकते हैं, पूंछ की आकृति, ध्रुव, धूम, तो धूम के हिसाब से पूंछ की आकृति वृक्षाकार, ठीक है ना। और इनकी शाखाएं बन रही, तो इनको वृक्षाकार, तो इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये नदियां पूर्व में बहने वाली नदियां हैं, वो भी हिमालय क्षेत्र से बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के बनने के बाद में जो नदियां बह रही है वो अनुवर्ती नदियां बह रही है। मैदानों में जब आती है तो इनका आकार वृक्षाकार लगता है। ये नदियां कैसी हैं? ये मैंने समझाया हुआ है आपको, ठीक है ना। ये नदियां क्या अध्यारोपित नदियां हैं। अध्यारोपित का मतलब होता है ओवरलैप हो जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। यहाँ से कोई नदी जाके इधर से ऊपर से कोई नदी आई, वो उसका आरोप कर रही है, वो उसके ऊपर अधीन हो रही है, वो उसके ऊपर चल रही है, वो उसके ऊपर चल रही है। कहने का मतलब अपने जल मार्ग में एक नदी किसी को काट रही है, एक नदी किसी को काट रही है, एक नदी किसी को, ऐसी नदियों की स्थिति रहती है। क्योंकि पठारी भाग जो होता है वो इस तरीके का बिल्कुल समतल नहीं होता, कहीं ऊबड़ खाबड़ सी भूमि का स्वरूप होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो उसमें से जब नदियां बहती हैं, तो एक डाल से नदी आए तो दूसरे डाल से भी जब नदी आती है तो वो उसको क्रॉसिंग करते हुए आगे चली जाती है। एक इधर से चल रही है, एक का डाल इधर बढ़ रहा है, तो एक ने दूसरे के ऊपर क्या कर लिया? अध्यारोपण कर लिया। इस प्रकार का पुनर्युवित, पुनर्युवित का मतलब है कोई नदी बह रही है ना, और बहने के बाद में उस किसी घाटीनुमा क्षेत्र से होकर वो अंदर से चली गई और बाद में जाके वापस हो गया होगी, पुनः उसका प्रवाह हो गया। या फिर कोई नदी जो है वो अपने मार्ग में सूखे और वर्षा काल के दौरान उनके अंदर जल की आवक ज्यादा होगी, तो वो फिर वापस बहने शुरू हो जाती है। ऐसी नदियों को कहते हैं पुनर्युवित
नदियां। और ये नदियां जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उच्च भूमि के क्षेत्र है, पठारी हिस्से हैं, तो पठार के ऊपर वाले क्षेत्र से जब नदियां बहती हैं उनके कई मार्ग बन जाते हैं। ऐसे यहां से कोई नदी बनवाई तो इधर से नदी निकली, इधर से नदी, तो जो अपनी मध्य उच्च भूमि है, तो मध्य उच्च भूमि के अंदर जो प्रवाह बन रहा है वो बनता है अरीय प्रवाह। अरीय का मतलब होता है एक केंद्र से कई शाखाओं में जब नदियों का प्रवाह होता है तो उसे अरीय प्रवाह के नाम से जाना जाता है। आयताकार है क्योंकि पठारी हिस्सा है, समतल हिस्सा है, एक नदी इधर से आ रही है, दूसरी इसको इधर काट रही है, फिर उसके आगे जाके फिर एक नदी आगे काट रही है, फिर आगे, ये मैंने समझाया हुआ है। आयताकार किसे कहते हैं, इसी प्रवाह के अंदर, ठीक है। तो ये प्रवाह नदी की प्रकृति क्या है, मार्ग इतने लंबे हैं, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हिमालय से निकलती है और अपना पूरा प्रवाह करती हुई बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। ऊबड़ खाबड़ भूमि पर्वतीय हिस्सों से आती है, इसलिए जलप्रपातों का निर्माण करती हुई जाती है, ऊबड़ खाबड़ हिस्से में आती है, घाटियों को गहरा करती हुई जाती है, घाटियों को क्या करती है, गहरा करती हुई जाती है, इसलिए अविशिष्ट अपर्दन करती है। अविशिष्ट का मतलब है शीर्ष के ऊपरी भाग का अपर्दन करती हुई नीचे गहराई तक क्या करती है, अपर्दन करती है, तो गहरी घाटियों का निर्माण करती है। नदी अपहरण, अपहरण का मतलब है किडनैप कर लेना। एक बड़ी नदी अपने मार्ग में बहते हुए ढाल को इस तरीके से काटती है कि दूसरी नदी का ढाल उस नदी के अंदर आ जाता है, वो नदी उसके अंदर आकर मिल जाती है। तो बड़ी घाटी के प्रवाह से अपर्दन होने से, वो हिस्सा नीचे होने से आसपास की नदियां जो होती हैं उनका ढाल उस नदी के अनुरूप हो जाता है और वो नदियां दोनों आकर उसमें क्या करती हैं, मिल जाती हैं। तो नदी का क्या कर दिया, कैच कर दिया, नदी का अपहरण कर दिया। तो इन नदियों की एक विशेषता होती है कि ये जब नदी जब अपने मार्ग में चलती है तो छोटी या अन्य सारी नदियों को ये अपने में समाती हुई आगे बढ़ती है। तो नदी अपहरण जल मार्ग में विसर्ग बनाना, जब ये समतल भूमि क्षेत्र के अंतर्गत प्रवाहित होती है, ठीक है ना, तो समतल भूमि से और ढाल वाले बीच के हिस्से में जो समतल जो कम ढाल वाला हिस्सा होता है, वहां ये नदियां अलग अलग ढाल के अनुसार ऐसे मोड़ खाती हुई चलती हैं, मोड़ खाती हुई चलती हैं। तो ऊपर से देखने से ऐसे सांप की आकृति लगती है, तो उसकी आकृति जो बनाती हुई है ये लंबी नदियां होती हैं, इसे नदी विसर्ग का मार्ग कहते हैं। ये सुगम घाटियां होती हैं, छोटे मार्ग होते हैं, सीधा सीधा एक स्वरूप होता है, सीधी और सरल नदियों का एक प्रवाह है। जल ग्रहण से